चलिए, व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट आप लोग एक बार रिवाइज कर चुके हो। व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल जो सारी चीजों को बाइंड करता है। आपके कोर्स एग्रीगेट दैट मीन्स ग्रेवल, फाइन एग्रीगेट दैट मीन्स सैंड, और जो भी आप ब्रिक्स वगैरह ऐड करते हो, जो भी चीजें ऐड करोगे सारी चीजों को वो चिपका देगा, बाइंड करेगा। टाइप ऑफ ग्लू है। अब उस ग्लू बनता कैसे है, कितने टाइप्स है उसके, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे पाया जाता है, और कितने कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, सीमेंट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच बाइंड्स, एडहेरेंस एंड एग्रीगेट्स। किस किस को? एग्रीगेट्स को, फाइन एग्रीगेट्स को, वाटर को, और सारे मटेरियल्स को बाइंड करता है। अब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केमिकल से मिलते बनता होगा। नेचुरली भी बनता है, केमिकल से भी बनता है, पर बेसिकली हम केमिकल से ही बनाते हैं। नेचुरल सोर्सेज सीमेंट के थोड़े से कम हैं। अब क्या क्या सोर्सेज है और कैसे बनता है देखो। सीमेंट का आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स, दूसरा उसके प्रोसेस, कैसे उसको बनाया जाता है। प्रोसेस में दो है, एक वेट है और एक ड्राई प्रोसेस है। टाइप्स में आपके कितने हैं? टोटल 5 टाइप है। 5 में से भी जो फर्स्ट टाइप है उसके 11 पॉइंट्स हैं, और सिमिलरली 2, 3, 4 और ये 5। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें 11 एब्रीविएशंस है, 11 सब डिविजन्स है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप से। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, ग्रे कलर का दिखता होगा पाउडर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो मेरा पहला टाइप क्या हो जाएगा, यहां से लिखती हूँ। टाइप्स में फर्स्ट टाइप हो जाएगा मेरा OPC, जिसको मैं बोलती हूँ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इस सीमेंट को ऑर्डिनरी ना बोल के मैं क्या बोल सकती हूँ, सिंपल पोर्टलैंड सीमेंट भी बोल सकती हूँ। दोनों सेम चीज है। सेकंड क्या है मेरा, हाई एल्यूमिना सीमेंट। जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। ठीक। थर्ड, सुपर सल्फेट। फोर्थ, नेचुरल सीमेंट है, और उसके बाद है आपका स्पेशल सीमेंट। इतने 5 टाइप आपको याद रखने हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा 5 टाइप मेन है, इसके बाद आपको पूछ सकता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट के कितने टाइप्स है, तब आप उसको आगे डिफाइन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, जैसे कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, सिर्फ नाम लिख के आपको उसको छोड़ देना था। ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि आपको नाम लिख के छोड़ देना है, या लिखना भी है अंदर पे, तो समझ लो सिर्फ इसको अगर मैं 8 मार्क्स में गिनूँ, मेरे टाइप्स कितने हैं, 11 टाइप्स के, 11 टाइप्स में एक एक लाइन भी लिखोगे तो बहुत है 8 नंबर के लिए। तो इतना आप याद रख सकते हो, इसके 11 टाइप्स के नाम आप याद रख सकते हो, और एक छोटा सा काम वो क्या करता है वो याद रखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। 11 पॉइंट्स में आप एक एक पॉइंट ही याद रखो तो काफ़ी है कि वो होता क्या है। ठीक है, जितना दिमाग में घुस सके उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग OPC से। सबसे पहले हमारा है OPC का क्या है, PPC नाम सुना होगा, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्या काम करता है, जो हमारा सिंपल OPC है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये कैसे बनता है? सबसे पहले ये बनता है आपका लाइमस्टोन से, क्ले से, जिसके अंदर क्या होती है, सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है बाइंड करने की, और वो कलर कैसा होता है उसका, वाइट और ग्रे कलर, वाइट ग्रे कलर, जिसकी प्रॉपर्टी में एक ये भी चीज़ है कि भाई ये चीज़ों को केमिकली एक्शन करके ख़राब कर देता है। इसीलिए जब सीमेंट का काम करते हैं तो पैर में
उन लोगों ने प्रोटेक्शन पहना होता है, हाथ में ग्लव्स पहना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम तक आप काम करोगे इसके साथ तो क्या होगा, आपके हाथ पैर खराब हो सकते हैं ड्यू टू केमिकल एक्शन। वो था हमारा ओपीसी। ओपीसी का टाइप्स है, दैट मीन्स इसमें ओपीसी तो होगा, पर ओपीसी के साथ साथ ये एक नाम दिख रहा होगा, पोज़ोलाना। पोज़ोलाना एक ऐसा मटेरियल होता है जिस मटेरियल पे सीमेंट की कोई प्रॉपर्टी होती है। वो एक्चुअली सीमेंट नहीं होता है, जैसे पत्थर है तो उसमें सीमेंट नहीं है वो, पर उसमें सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है। कब? जब मैं उसको ग्राइंड कर दूं, जब मैं उसको पीस दूंगी, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करूंगी, तब उसमें सीमेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है। उसको मैं क्या बोलूँगी? पोज़ोलैनिक मटेरियल्स। और उस मटेरियल्स को मैं किस में ऐड करूँगी? सिंपल ओपीसी में। तब मेरा जाके क्या बन जाएगा? पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। याद रहेगा? सिंपल। आपके जितने टाइप्स है ना, हर टाइप्स में ओपीसी ऐड होगा। ओपीसी के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाएगा, पर ओपीसी तो रहेगा ही। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट प्लस पोज़ोलैनिक मटेरियल्स, दैट इज योर पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पोज़ोलैनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे पत्थर या ऐसे स्टोन्स या मटेरियल्स जिसमें सीमेंट की प्रॉपर्टी कब आती है? जब आप उसको फाइनली ग्राइंड करते हो, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, चलो सेकंड क्या है आपका? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नाम जैसा काम वैसा। रैपिड हार्डनिंग मीन्स, रैपिड मीन्स फास्ट, हार्डनिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाना या फिर मजबूत हो जाना, सख्त हो जाना। अब हार्डनिंग में अगर ये जल्दी हार्ड हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा? कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी आएगी। हमको जिस भी सीमेंट से हायर स्ट्रेंथ चाहिए या जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, तब मैं क्या करूँगी? ये वाला सीमेंट यूज़ करूँगी। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग मीन्स जब आपको नॉर्मल सीमेंट से ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी से हार्डनेस चाहिए, तब आप ये वाला सीमेंट यूज़ करोगे। अब इसका फीचर तो ये है, पर आप सोचने वाली बात है कि यूज़ कहाँ करते होंगे हम लोग? कहाँ यूज़ करते होंगे? जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन फास्ट चाहिए, जैसे बोलते हैं ना प्रोजेक्ट आपको इतने दिनों में कंप्लीट करना है, अब कहाँ करोगे? तब आप ये वाला सीमेंट यूज़ करोगे, ताकि अगर 7 दिन का काम है उसका स्ट्रॉन्ग होने का, हार्ड होने का, तो वो 3-4 दिन में ही हो जाए। ठीक है, जहाँ हमको ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ता है। अब रैपिड हार्डनिंग का 2.0 वर्जन, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें आएगी, थोड़ा केमिस्ट्री पे इसमें ध्यान देंगे। केमिस्ट्री कैसे आएगी? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग मीन्स ये तो रैपिड हार्डनिंग है, इससे भी थोड़ा और ज़्यादा। कितना ज़्यादा? ध्यान से। इसका 2 दिन में, 2 डेज में कितना? 25% स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? ऊपर वाले से। 2 दिन में 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा और 10 to 20% स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा 7 दिनों के लिए। ठीक है, 75% अगर मैं लिखवाई हूँ, 75% लिख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि 2 दिन और 7 दिन का एब्रिविएशन आप उसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरे नोट्स में मैंने 10 to 20% लिखा हुआ है, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम में 75% बोला होगा। ठीक, उस हिसाब से कि ये 100% में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए 2 दिन के लिए 25, 7 दिन के लिए 75, या 10 to 20% समझ लो, कितना भी, मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ परसेंटेज रैपिड हार्डनिंग से ज़्यादा है। ठीक है, तब आप क्या बोलोगे कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है। कितना ज़्यादा है ये आपको लिखना है। 10-20 लिखोगे तो भी चलेगा, 75 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, अब इतने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गई, आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपका एक मटेरियल ऐड होता है जिसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट। कितना है आदित्य, गिनो? आ, 63। चलो, अब क्या है,
इतना आपको समझ में आ गया। एक चीज आपको ऐड करनी है यहाँ पे, मैं बोल रही थी आपके हाथ पैर में थोड़ी सी इन्फेक्शंस प्रॉब्लम होती है ड्यू टू केमिकल्स, वो केमिकल का नाम है आपका कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ये बताना भूल गई थी मैं। कुछ कुछ जनरल टर्म्स आपको याद रखने हैं, जैसे ये इसको इसमें जोड़ना है, आपका रैपिड हार्डनिंग में, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में ये जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में एक और केमिकल ऐड होता है जिसका परसेंटेज है कैल्शियम क्लोराइड। ये चीजों को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, क्या है, सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। अच्छा, ये सीमेंट क्या है, जिसमें आपका सल्फर को रेजिस्ट करता है। सल्फर एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मटेरियल है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों में अपन जब प्याज खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है वो। लेकिन वही चीज़ अगर आपके बिल्डिंग और कंक्रीट और सीमेंट में आ जाए तो आपकी बिल्डिंग खराब हो सकती है। सबसे ज़्यादा सल्फर जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे अटैक होता है। दैट मीन्स जो पानी में डूबे हुए हैं स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सल्फर अटैक होता है, जिसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा वाला सीमेंट यूज़ करते हैं जो सल्फर को बर्दाश्त कर सके, रेजिस्ट कर सके। जैसे आप लोग टीचर लोगों को करते हो, वैसे इन लोग वैसा वाला सल्फर इसमें यूज़ करते, वैसा वाला सीमेंट इसमें यूज़ करते हैं, जिसका नाम है सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। जैसा नाम है वैसा काम है, सिंपल इसको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा चलो, आप इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट मीन्स जिसका हीट कम होगा, नाम से समझ में आ रहा है। लेकिन सीमेंट में हीट की क्या रिक्वायरमेंट है, जब देखना सीमेंट में आप वाटर ऐड करते हो कभी भी, तो एक हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन उसमें होता है जिसमें से हीट इवॉल्व होता है। अब आप ये चीज़ नॉर्मल छोटे से अगर उसमें प्रपोर्शन में बना रहे हो तो ठीक है, पर अगर बहुत ह्यूज प्रपोर्शन है, जैसे बहुत माले की बिल्डिंग बन रही हो, तो देखा होगा आपका कंक्रीट ऊपर से मशीन से जाता होगा और उसको फिर ऐसे ही पोर करते हैं, हाथ से नहीं करते, सब मशीन से होता है। उस टाइम पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, तो उस हीट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हीट होगी तो क्या होगा, क्यों कम करना हीट को, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, उसको थर्मल शॉक लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना हीट बढ़ेगा उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, टेम्परेचर से ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तब हम क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद क्विक सेटिंग सीमेंट नहीं पढ़े हो तुम लोग, मैं 3 बार हो गया इसको लिखना चाह रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। चलो, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट का काम क्या है, जल्दी से सेट हो जाना, ठीक है, फटाक से सेट हो जाएगा। अब क्विक सेटिंग सीमेंट जल्दी से सेट कैसे होता होगा, इसमें एक मटेरियल ऐड करते हैं जिसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ जाओगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, मेरा क्विक सेटिंग सीमेंट काम करेगा, जल्दी से सीमेंट सेट हो जाएगा। जैसे कि रैपिड हार्डनिंग कैसे होगा आपका, जब आपका सीमेंट जल्दी सेट होगा तब जाके वो हार्ड होगा, वैसे ही आपका सीमेंट, ये रैपिड हार्डनिंग के लिए था, ये सेटिंग के लिए है। सेटिंग और हार्डनिंग में क्या डिफरेंस है, हार्डनिंग मीन्स स्ट्रेंथ आ जाना। जैसे आपके सीमेंट के पेस्ट में आप पानी ऐड करोगे, पानी ऐड करने के बाद आधे घंटे बाद देखना वो इतना सेट हो जाता है कि आपकी उंगलियों के निशान उसमें नहीं पड़ते हैं, उंगलियों के निशान पड़ते हैं पर आपकी उंगलियों पे चिपकता नहीं है सीमेंट, दैट इज सेटिंग, सीमेंट सेट हो गया है। हार्ड कब होगा, जब आप उसके ऊपर से चल के जाओगे और उस पर से कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है, वो हार्ड हो गया। लेकिन सेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आपका सीमेंट जल्दी से सेट हो जाए, दैट मीन्स इसके ऊपर पानी गिरे या कुछ भी हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, आपका सीमेंट वॉश आउट ना हो जाए, तब उस सेटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी सेट करने वाला सीमेंट को यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर द पर्पस, अगर मेरे को जल्दी हार्डनिंग चाहिए तो मैं इस सीमेंट को यूज़ नहीं कर सकती। सीमेंट सेट हो गया है, मेरा हार्ड नहीं हुआ है, हार्ड नहीं हुआ है तो स्ट्रेंथ नहीं आई है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए मुझे यही सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर जल्दी सेट करना है बोलूँ तो ये मैं कर सकती हूँ, जल्दी से सेट हो जाएगा। फिर अगर मॉइस्चर का मौसम है या फिर बारिश हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बारिश होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? हाँ, ब्लास्ट फर्नेस बड़ी सी भट्टी होती है जहाँ पे बर्न होता है। फर्नेस मीन्स वही भट्टी, स्लैग मीन्स जो राख बची होती है या जो बाई प्रोडक्ट, कुछ भी जो बचा कुचा रहता है प्रोडक्ट, उसको मैं स्लैग बोलूंगी। तो पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का मतलब है कहीं बचा हुआ ऐश होगा, जिस ऐश को यूज करूंगी मैं ओपी के साथ, ओपीसी के साथ ऐड करूंगी, तो मेरा पोर्टलैंड पोजोलाना ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज हो जाएगा, ठीक। अब ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आएगा कहाँ से? स्टील इंडस्ट्री में। यहाँ पे स्टील का इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, तो स्टील इंडस्ट्री से जितना भी आपका ऐश निकलेगा सब वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए, हम वहाँ से उसको परचेज करेंगे। 70% to 80% उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? ओपीसी से। तो भी हमारा क्या होगा? स्ट्रेंथ उतना ही देगा वो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो जहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कब काम आती है? जैसे कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो 8th सेमेस्टर में, आप तो सिविल वाले कोई हो नहीं, पर अगर होता तो आप लोग इन सारी चीज़ों को लेके टेस्टिंग करते, उसके बाद बताते कि कितना परसेंटेज आप रिड्यूस कर सकते हो नॉर्मल सीमेंट के साथ, तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता। यही चल रहा है आजकल मार्केट में। फ्लाई ऐश का काम तो इसके बाद से स्टार्ट हुआ, पहले फ्लाई ऐश इतना यूज़ नहीं होता था, बाद में लोगों ने उसको फिर मार्केट में लेके आए कि उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इतना परसेंट, तब से फ्लाई ऐश इतना नाम कर गया है, ठीक। चलिए, अब है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट आप लोग हर कोई देखे होंगे, घर पे पेंट करने से पहले वाइट सीमेंट लगाते हैं। वाइट सीमेंट क्यों लगाते हैं? हाँ, बिरला वाइट लगा लो, वाइट सीमेंट लगा लो, क्यों लगाते हैं? उसके ऊपर कोई भी कलर लगाओगे, कुछ भी लगाओगे लेयर, तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छे से आता है वाइट के ऊपर। इसीलिए कोई भी कलर देखना, अपन लड़कियां भी रहती है, अगर लड़कियों को पता होगा, मेकअप करते हैं तो पहले फाउंडेशन लगाते हैं ताकि उनका कलर अच्छा दिखे, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो भी आप अप्लाई करोगे बहुत अच्छा बेस मिलता है। नहीं, मजाक की बात नहीं है, हर लड़की मेकअप नहीं करती, मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक। मेकअप इज नॉट बैड। अब व्हाइट सीमेंट से कंपेयर किया मतलब हंसना नहीं है इस पे, ठीक। व्हाइट सीमेंट कहने का मतलब है जब भी हम क्राफ्टिंग करते हैं, हमारी जो ड्राफ्टिंग के लिए, ड्राइंग के लिए शीट रहती है, व्हाइट क्यों रहती है? इसीलिए ताकि कोई भी कलर करो तो उसमें अच्छे से दिखे वो, ठीक है। अब फाउंडेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें व्हाइट सीमेंट में से एकदम गोरे हो जाएंगे, गोरे से एकदम ब्लैक से एकदम गोरे, ऐसा नहीं होता है, उसका लॉजिक अलग है। चलिए, अब है आपका कलर सीमेंट। कलर सीमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप केक खाते हैं, केक खाने के टाइम पे आप लोग देखते होंगे क्रीम रहती है, क्रीम के कलर से यू कांट जस्टिफाई अ केक, आपकी क्रीम से नहीं दिखता है कि वो कौन सी केक होगी, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके फ्लेवर को टेस्ट करना पड़ता है। कलर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो कैसे कलर ऐड करते हैं? सिंपल क्रीम में उन लोग टिंट डालते हैं, कलर का पिगमेंटेशन डालते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। वाइट कलर सीमेंट में कुछ पिगमेंटेशन या टिंट डालते हैं, जिसको हम बना के क्या करते हैं? कलर सीमेंट बना लेते हैं। अब आप बोलोगे कलर सीमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है मैडम? आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए। जैसे अगर आप पेंट कर दोगे तो भी वो कलर हो जाएगा, तो कलर सीमेंट क्यों बनाना फिर? ये इस रीज़न से बनता है ताकि आपका कोई भी इंटीरियर का डिज़ाइनिंग हो, कहीं पे भी कुछ काम हो, स्पेशली जहाँ पे आप पेंट हर बार अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप कलर सीमेंट का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ठीक है। वाइट सीमेंट का एक स्पेशल और पॉइंट है, वो मैं भूल गई थी बताना। पॉइंट ये है कि वाइट सीमेंट जो है आपका सिमिलर टू दिस सीमेंट है। एग्जैक्टली बोलोगे तो वाइट सीमेंट और इसका काम सेम है, डिफरेंस ये है कि इसका कलर ग्रे वाइट होता है, उसका प्योर वाइट होता है। और इसको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सीमेंट को बनाने के टाइम पे सीमेंट को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, पकाया जाता है। उस पकाने के टाइम पे कलर खराब ना हो, इसीलिए स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करके इसको वाइट रखा जाता है, जिस वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा है इस सीमेंट से, पर दोनों का काम सेम है, ठीक है। अरे वो बहुत हड़बड़ी में बनाए हुए वीडियोस है, वो आपके सेकंड सेम के लिए वीडियोस थे।
अच्छा, मतलब प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं दिखता। ठीक है, अब जब आप लोगों के लिए बनाएंगे ना, ये कंटेंट देखे हो क्लास वाले कंटेंट में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसको वो तो खैर सेकेंड सेमेस्टर के लिए था, आप लोग इस सेमेस्टर के वीडियोस पे ध्यान दो। ये वाली प्लेलिस्ट अलग है ना मेरी, इस प्लेलिस्ट में जितनी क्लासेस नंबर ऑफ आएंगे उसको आप देखो, और स्पेशली मैं किसी को रिकमेंड करूँ तो वो चीज़ देखना। ठीक है, अच्छा, कलर सीमेंट के बाद एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट। एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट क्या है? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एंड ट्रेनिंग, ठीक, आपको एयर को अंदर पे पास कराना है, सीमेंट के पास नहीं कराना है। एक्चुअली में आपका सीमेंट ही ऐसा रहता है जिसके अंदर एयर बबल्स या एयर वॉइड्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पे आपका कुछ भी मॉइस्चर अगर सपोज आता है तो उस मॉइस्चर के लिए वो लोग ने जगह बना के रखी हुई है कि सीमेंट के अंदर अगर स्पेस है तो उस मॉइस्चर की जगहों पे वो वाटर ड्रॉपलेट सेट हो जाए। अगर यही चीज़ जगह नहीं रहेगी तो क्या होगा, आपके सीमेंट पे या स्ट्रक्चर पे क्रैक्स आ सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें शॉक लग सकता है। एक बोलते हैं ठंड की वजह से शॉक लगता है, एक बोलते हैं गर्मी की वजह से। अगर उसमें थर्मल एक्शन हो रहा है गर्मी की वजह से तो शॉक लगेगा, अगर ठंड है और उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस वगैरह जम रहे हैं तो भी उसमें शॉक लग सकता है। तब हम क्या करते हैं, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट लेते हैं, जहाँ पे सीमेंट के अंदर एयर बबल्स और वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से जब वहाँ पे मॉइस्चर कम हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो तो वहाँ पे वो फ्रीज हो सके, जम सके। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्या बचा, एक और बचा है, ये बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है आपका, ऐसा सीमेंट जिसका नाम है पानी से डरना। हर सीमेंट पानी से डरता है, सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आया तो जम जाता है। ठीक है, तो मैं पूरा तो यूज नहीं कर सकती इसका कि भाई पानी के पास आए और उसको कुछ हो ही ना, तो क्या होगा फिर कंस्ट्रक्शन में मैं पानी ऐड करूंगी तो उसको कुछ नहीं होगा, तो वो नहीं कर सकती। मुझे क्या करना है, हल्का सा थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो हो उस चीज़ को वो बचा सके, उस चीज़ से वो बच सके, तो मैं क्या करूँगी, इस सीमेंट के हर एक पार्टिकल के ऊपर एक कोटिंग कर दूंगी। किस चीज़ की कोटिंग करूँगी, ओलिक एसिड की, जिस वजह से क्या होगा, वो पानी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और आपका सीमेंट सेफ रहेगा। हल्के फुल्के मॉइस्चर में भी सीमेंट खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका ओलिक एसिड काम करेगा। ठीक है, चलिए इतने 11 पॉइंट्स है। 11 पॉइंट्स में किसी को डाउट है, क्या करना है, नाम याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट पे। किस चीज पे हार्मफुल केमिकल्स है, मतलब अच्छा वो नहीं, वो पढ़ाऊंगी, वो टॉपिक आएगा। अब ये टाइप्स ही खत्म नहीं हुआ, टाइप्स खत्म होगा। आज मेरे पास 2 ही टॉपिक है पढ़ाने के लिए, टाइप्स और आपके प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो बताऊंगी, ठीक है। ज़्यादा एक दिन में दिमाग में नहीं घुसा सकते, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम आराम से पढ़ो, ठीक है, सांस लेके पढ़ो। चलो सेकंड है हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट में इस नाम से समझ में आ रहा है आपका एल्यूमिना का कंटेंट उसमें सबसे ज्यादा होगा। क्या काम होगा हाई एल्यूमिना सीमेंट का, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तरह काम करेगा। हाँ बोलो बोलो, किशन कन्हैया बोलिए। हाँ स्ट्रेंथ तो देना ही है, स्ट्रेंथ नहीं देंगे सीमेंट का कोई काम नहीं है। हाँ जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ को आपको टैकल करना है, जैसे वो बोल रहा है, उस चीज़ के लिए आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट इंपॉर्टेंट है। पर इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको लिखनी ही पड़ेगी शुरू के लाइन में कि इसमें एल्यूमिना का कंटेंट हाई होगा, दैट इज़ योर हाई एल्यूमिना सीमेंट। जैसा नाम है उसी हिसाब से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करोगे, ज़्यादा उसमें डिफाइन नहीं करना है, डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। सिमिलर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सुपर सल्फेट सीमेंट। Super sulfate cement means this is similar to sulfate resisting cement.
इस सीमेंट में आपका पानी के अंदर जो भी अटैक होगा उस सल्फर को रेजिस्ट करने के लिए ये सीमेंट यूज करेंगे। पर हमारी बारिश भी होती है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर ऊपर से भी आता है, तो सब स्ट्रक्चर को छोड़ के सुपर स्ट्रक्चर में जितने सल्फर अटैक्स होंगे उसको रेजिस्ट करने के लिए मैं सुपर सल्फेट सीमेंट यूज करूंगी। अब सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका घर है, ये कोटेश्वर का घर है, ठीक है, ये कोटेश्वर खड़ा है और कोटेश्वर के घर का ये फाउंडेशन है नीचे। तो ये यहाँ पे जहाँ पे कोटेश्वर खड़ा है ये इसका है सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। और ये नीचे जो है ये है आपका सब स्ट्रक्चर। तो जब भी मैं बात करूं आपका सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर तो समझ जाइएगा, जो ग्राउंड के अंदर है दैट इज योर सब स्ट्रक्चर, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है वो सुपर स्ट्रक्चर। तो आपके सुपर स्ट्रक्चर्स पे जितने भी अटैक्स होते हैं सल्फर के उसको रेजिस्ट करेगा आपका सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए मैम इसको लाने की क्या जरूरत थी जब वो सल्फर रोक सकता है, तो इसको लाने की जरूरत नहीं थी। तो ये दोनों काम करेगा, सुपर में भी और सब में भी काम करेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका नेचुरल सीमेंट। नेचुरल सीमेंट मीन्स ऐसा सीमेंट जो कि नेचुरली आपको मिलता है। नेचुरली कैसे मिलेगा? जो रॉक्स है, पत्थर है, उनको आप ग्राइंड करोगे, उसमें आपके जो पत्थर है उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? लाइमस्टोन, क्ले और मैग्नीशिया, ये सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब जाके आपका जो भी सीमेंट है वो नेचुरल सीमेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कोई भी पत्थर ग्राइंड करोगे तो वो सीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, उस पत्थर में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए लाइमस्टोन, क्ले और मैग्नीशिया की, तब आपका ये नेचुरल सीमेंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत कम पत्थर है जिससे नेचुरल सीमेंट हम बना सकते हैं। क्यों? नेचुरल पत्थरों को आप लेके जाओगे, रॉक्स बहुत बड़े बड़े चट्टान है, उसको आप लेके जाओगे ग्राइंड मिल पे, ग्राइंड करोगे, बर्न करोगे, फिर जाके आपका सीमेंट बनेगा। तो उस चीज़ों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए। हम कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा कम करें ऑप्टेड, पर जहाँ पे सीमेंट बन नहीं सकता वहाँ पे हमारे नेचुरल सोर्सेस ही काम आते हैं, ठीक है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। अब हर जगह पे एक मिसलेनियस होता है दैट इज़ योर स्पेशल सीमेंट। स्पेशल सीमेंट का क्या काम है? स्पेशल चीज़ों के लिए ये यूज़ होगा। जब आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए कि भाई मुझे लो हीट का भी प्रॉपर्टी चाहिए, सल्फर का भी प्रॉपर्टी चाहिए, क्विक का भी प्रॉपर्टी चाहिए, तीनों को इसमें ऐड करके वो दे देगा। स्पेशल सीमेंट आपका स्पेशल पिज़्ज़ा जो आपको चाहिए, ये भी होना, वो भी होना, ऐसा भी होना, वैसा भी होना, ठीक है, दैट इज़ अ स्पेशल सीमेंट। एक आध एग्जाम्पल, ये अच्छे से याद रहेगा, फरारी और मैं वही बोली, कुछ अलग ही टाइप का साउंड किया हूँ। ब्रिक मेसनरी, ऑयल वेल। अच्छा, ऑयल वेल का आप लोगों को एग्जाम्पल पता है, देखा है कभी? ऑयल रिफाइनरी देखा होगा, जो क्रूड ऑयल जहाँ से निकालते हैं, कच्चा तेल जहाँ से निकालते हैं फॉर द पेट्रोलियम मेकिंग पर्पस, जो पानी के अंदर ऐसे स्पेसेस बने नहीं रहते जहाँ से कच्चे ऑयल निकालते हैं, नहीं देखा आप लोगों ने? पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स ही देखे, मैंने भी ओरिजिनल नहीं देखा है। पता है ना ऑयल वेल क्या होता है? वही ऑयल वेल है। फरारी जो है ये मुझे भी अच्छे से पता नहीं है कौन सा सीमेंट होता है, क्या काम होता है, ये नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एग्जाम्पल में, तो मैंने बोला लिख देते हैं। अब कभी भी कुछ भी चीज़ ऐसी दिखे आपको जो थोड़ी सी अलग है एग्जाम में, कोशिश करो उसको इंक्लूड करने की। अगर आप फरारी सीमेंट पढ़ रहे हो तो आपको नाम अच्छे से याद है, अगर ये सीमेंट के बारे में आपको लिखने में आया तो क्या करोगे? स्पेशल सीमेंट का पर्पस लिख दोगे, एग्जाम्पल दिस देन दिस एंड दिस, तो क्या होगा? एग्जामिनर को दिखता है कि आपको आता है, इतना आपको ज़्यादा पता है। ये पॉइंट शायद ही कोई लिखेगा CSVTU में, जो थोड़ा डीप में पड़ेगा वो लिखेगा, पर अगर नहीं कोई लिख रहा है, आप लिख रहे हो, तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कल मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, मैं आप लोगों के आंसर लिखने का पैटर्न और टेक्निक देखना चाहती हूँ। जिसको कुछ नहीं भी आता है तो मन से तो कुछ लिख सकता है, वो जिसने नहीं भी पढ़ा है, तो उससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा आप कितने हद तक, कितने दूर तक सोच सकते हो, या कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको कितने अच्छे से लिख सकते हो। जिसको आता है वो तो लिख ही लेगा, पर जिसको नहीं आता है वो कैसे लिख सकता है, कैसे सामने शो कर सकता है अपने आप को, वो इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आता है लिखना पर वो लिख नहीं पाते हैं, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना आना इम्पोर्टेंट है। जितना भी डाउट है स्पेलिंग्स को लेके, कुछ भी चीज़ों को लेके, हो सकता है ये वैल्यू आपको दिखा,
10 से 20% यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने लिख दिया नोट्स में, और आपको 75 मैंने एक्सप्लेन किया। इससे बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। हर बुक में आपकी अलग अलग वैल्यूज़ दी गई है, पर ध्यान क्या रखना है आपको, 2 दिन और 7 दिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग से इसको ऐसे कंपेयर करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नोट्स में आपको सैटरडे कल दे दूंगी, कल मेरा यूनिट फिनिश हो जाएगा। आज मैं वेट एंड ड्राई प्रोसेस पढ़ा देती हूँ, कल यूनिट फिनिश हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए नोट्स का PDF भेज दूंगी। पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। सीमेंट लास्ट है हमारा, कल हमारी आखिरी क्लास है सीमेंट की। कल डाउट भी क्लियर कर लेंगे, जो भी डाउट होगा सीमेंट पूरा खत्म कर लेंगे, और नोट्स में से आप लोगों को दे दूंगी। नोट्स एक बार पढ़ लेना घर जाके, फिर अगर कुछ डाउट है तो मुझसे वो पूछ लेना, ठीक है। आज नोट्स में अपडेट कर दूंगी आप लोगों को। चलिए अब ये खत्म करते हैं टाइप्स को। टाइप्स के बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस क्या है हमारा। हाँ लिख सकते हो। पढ़ना आपको लिख के ही है, आपको मुंह जुबानी नहीं पढ़ना है। घर पे जाओगे जब भी पढ़ोगे, कॉपी और हाथ दोनों साथ में चलना चाहिए, ठीक है। दिमाग में सोच रहे हो, बोल रहे हो, और हाथ भी चल रहा है आपका। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई लिख के पढ़ना इंपॉर्टेंट है? हाँ क्यों बैठता है? सुबह उठ के पढ़ो बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बोला जाता है? लिख के पढ़ो क्यों बोलो? सुबह तो माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि आपके दिमाग को आप रेस्ट देते हो रात भर सो के, तो आपका दिमाग अच्छे से एक्टिव हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। उस टाइम पे शांत भी रहता है माहौल, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए बोलते हैं। लिख के पढ़ने क्यों बोलते हैं? हाँ बट क्यों? इसका आंसर जो देगा उसको 2 अटेंडेंस दूंगी मैं आज। इसका आंसर जो देगा, देखो कैसे लालची लोग के जैसे नहीं, अटेंडेंस का होना चाहिए आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो। हमारे टाइम पे भी था, अटेंडेंस के लिए हम लोग बहुत कुछ करते थे। अब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, लिख के पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसने बोला स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, चलो ठीक है मान सकते हैं, लिखोगे तो। क्यों, वही सवाल है। हाँ हाथ को ठीक है, और जैसे आप जब लिखते हो या कुछ भी करते हो, तब आपका दिमाग क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, आपके सेंस ऑर्गन। दिमाग आपका एक्टिव है, आंखें देख रही है, हाथ लिख रहा है, कई बार इंसान की आदत है बोल के भी लिखता है, तो बहुत सारी चीजें आपकी, और बोल रहे हो तो वो सुन भी रहे हो, दैट मीन्स आपके सारे सेंस ऑर्गन कहीं ना कहीं उस चीज में इन्वॉल्व है। तो अगर एक भूल भी जाएगा तो दूसरा याद रखेगा, दूसरा भूल जाएगा तीसरा याद रखेगा, इसीलिए सब, हाँ सारी चीजों को मिला के आपका ज्यादा इनपुट आ पाएगा, इसीलिए बोलते हैं लिख के पढ़ो। दो अटेंडेंस सबको मिलेगा, 2 क्लास ले रही हूँ ना आज मैं। जितने नंबर ऑफ क्लासेस उतना नंबर ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस का लॉजिक ही यही है, जितनी क्लास होगी उतना अटेंडेंस। अब जैसे सपोज आप लोग आए हो सब लोग, तो जो लोग नहीं आए हैं उनका लॉस है, क्योंकि आप लोग आए हो तो आपकी क्लास काउंट हो रही है। अगर मेरी क्लास ही नहीं होती, सपोज मेरी क्लास आज होती नहीं, मैं आती ही नहीं, तो क्या होता, आप लोगों के अटेंडेंस आने या नहीं जाने से कोई मतलब नहीं होता, मैंने क्लास काउंट ही नहीं किया। समझ रहे हो इस चीज को? क्लास काउंट करूंगी तो अटेंडेंस काउंट होगा, क्लास काउंट ही नहीं होगा तो अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। हाँ सिर्फ मेरा, हाँ सिर्फ मेरा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का तो आप लोगों को खुद का जुगाड़ है, जुगाड़ लगा लो। बहुत हद तक मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों की क्लास टीचर हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। फाइनली जो भी रहेगा सब वो मैं बहुत हद तक मैनेज कर दूंगी। हाँ मेरे सब्जेक्ट को लेके निश्चिंत रहो, मैं आप लोगों को अटेंडेंस में कोई कमी नहीं दूंगी, ना ही मार्क्स में कोई कम करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, ठीक है। आप बस बशर्ते अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा, बस इतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या हो गया बच्चे? हाँ बताओ, पूछो। अरे नहीं, किसका भी डाउट हो पूछो ना।
अब एक को तो टेंशन कम करना पड़ेगा ना, हर तरफ से टेंशन में रहोगे तो कैसे चलोगे। देखो एक चीज मैं हमेशा बता दूं, मेरे साथ रहो, मेरे साथ तो 1 साल ही हो, आप लोग 1 साल भी नहीं, एक ही सेमेस्टर हो, नेक्स्ट सेमेस्टर दूसरी जगह चले जाओगे। अगर मेरे साथ हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो होना है वो तो होके रहेगा, तो इस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लो, अपना 100% दो। ये आपको कभी कमी ना लगे कि मैंने ये चीज नहीं किया था, मैंने वो चीज करना था, मैं इस चीज में मैं चूक गया। इस चीज का अपने आप को आंसर करो आप, उसके अलावा जो होगा वो आपके उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी अकाउंट में, कोई नहीं मिटा सकता उस चीज को, ठीक है। और अगर आप अच्छे चीजें कर रहे हो, अपना इनपुट दे रहे हो, तो आपके साथ अच्छा होने से भी कोई नहीं रोक सकता, फिर जो लिखा रहेगा ना वो भी बदल जाएगा। जितना मैंने आप तक अपनी लाइफ में देखा, जितना भी मैंने किया आपके टाइम से, स्कूल टाइम से अब तक, मेरे प्रोफेशन तक, सारी चीज़ों को लेके, अगर मैंने अच्छा किया है, मेहनत किया है, तो वो मेरे को मिला है। आज नहीं तो कल वो दिखा है मुझे, और उस चीज़ में फेल नहीं हुई हूँ कभी, ये चीज़ मैं जानती हूँ। पर जिसमें नहीं किया है ना, उसमें मैं कितना भी जुगाड़ लगा लूँ, वो नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो मेहनत आपको करना है, टीचर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एकदम भूल के भी दिमाग में मत लाना कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट है तो आप लोगों के नंबर काटने के लिए बैठा है, उनको कुछ नहीं मिलेगा आपके नंबर काट के। वो क्यों बोलते हैं, सबका नेचर अलग अलग है, तो सब चाहते हैं कि आप अच्छे से करो। तो कोई आपको हथौड़ा मार मार के सीधा करेगा, कोई आपको प्यार से बोलेगा, हाँ टोक टोक के बोलेगा। तो ये इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, किसी टीचर को आपके मार्क्स कट करके कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई मार्क्स कट करेगा भी नहीं, ज़बरदस्ती कोई कट नहीं करेगा, जब तक आप उनको इंसिस्ट ना करो, मैडम प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, तब तक वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए। ये दिख रहा है सबको, देखो दो चीज, सबसे पहले सीमेंट के दो प्रोसेस है, दो तरीकों से हम सीमेंट बना सकते हैं। फर्स्ट है आपका वेट प्रोसेस, दूसरा है आपका ड्राई प्रोसेस। अब वेट प्रोसेस में क्या होगा, ड्राई प्रोसेस में क्या होगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, नाम से समझ में आ रहा है। ये गीले वाला प्रोसेस है, मतलब पानी ऐड होगा, उसमें पानी ऐड नहीं होगा, चीजें सेम है, टेबल सेम है, मैं बना रही हूँ उसको देखना। सबसे पहले जब भी आप किसी प्रोसेस को डिफाइन करो, कोशिश करो कि फ्लो चार्ट में या फ्लो टेबल में डिफाइन करो, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे बनता है, हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में बनता है, एरोज से बनता है, एरोज को आप डाउनवर्ड्स पे दिखाओगे या फिर साइड से कुछ ऐड करोगे तो वो भी आप दिखाओगे कि साइड से इतना ऐड हुआ, लास्ट में आपका फाइनल आउटपुट जो है वो नीचे लास्ट में दिखता है, ठीक है। तो कभी भी फ्लो चार्ट बनाओ, सिंपल लिख के नहीं छोड़ना है, इनको डब्बे में भरना है, बॉक्स में फिलअप करना है, उसके बाद नीचे एरोज बनाने हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एरो बना रही हूँ, पर बॉक्स नहीं बना रही हूँ, ठीक है। लास्ट में देखेंगे बनता है कि नहीं। चलो अब यहाँ से बनाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आपको दो रॉ मटेरियल चाहिए, सबसे प्राइमरी, पहला है आपका कैलकेरियस मटेरियल, दूसरा है आपका आर्गिलेशियस मटेरियल। नाम कैसे लिखना है, कैलकेरियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल, इस नाम को आपको याद रखना है, नोट्स में मिल जाएगा, एकदम चिंता मत करो, बिल्कुल फ्लो चार्ट अच्छे से मिलेगा, ठीक। कैलकेरियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल। अब कैलकेरियस मटेरियल होता क्या है, लाइमस्टोन। आर्गिलेशियस मटेरियल क्या होता है, क्ले। तो आपको लाइमस्टोन और क्ले नहीं लिखना है, मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा था ताकि आप लोग उस चीज़ को पढ़ लो कि होता क्या क्या है। लिखना क्या है आपको, कैलकेरियस और आर्गिलेशियस। हो सकता है लाइमस्टोन की प्रॉपर्टी का कोई दूसरा मटेरियल हो जिसको हम यहाँ पे यूज़ करें,
तो मैं वहाँ पे कैलकेरियस मटेरियल लिख सकती हूँ, पर लाइमस्टोन नहीं लिख सकती। हो सकता है लाइमस्टोन की जगह पे कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करूँ जो लाइमस्टोन की प्रॉपर्टी रखता हो सकता है, इसीलिए मैं क्या नाम दूंगी, कैलकेरियस मटेरियल। आर्गिलेशियस मटेरियल में मैं क्ले यूज़ करूँ, ज़रूरी नहीं है क्ले की प्रॉपर्टी रखता हो ऐसा कोई मटेरियल भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो केमिकल से बन रहा है, कोई नेचुरल सोर्स तो है नहीं। जो मुझे क्ले की प्रॉपर्टी देगा वो मटेरियल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद दो चीज़ों को यूज़ किया, लाइमस्टोन को मैंने टुकड़ों में बांट लिया, क्रश कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्ले को वॉश कर रही हूँ। क्ले को वॉश किया, अब बोलोगे मैडम मिट्टी को वॉश करके तो धुल जाएगी, पूरी धुली जाएगी ना। अब मिट्टी को क्या लेके चलते हैं, क्ले लेके चलते हैं, क्ले को वॉश किया तो वो पूरी धुल गई। चलो धुलने के बाद क्या होता है देखते हैं। जिनके पास भी मेरे नोट्स हैं, काइंडली आप नोट्स का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, मैं उसको थोड़ा सा अपडेट करके आप लोगों को नया नोट्स दूंगी। एक स्टोरेज टैंक में दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगी, एक स्लरी बन जाएगी। मैंने बनाई नहीं है, वो ऑटोमेटिक बन गई है। क्यों स्लरी बन गई है, क्योंकि इसमें ये धुला हुआ था, पानी का कंटेंट था। अब मिट्टी धोते कैसे है, मिट्टी पे अगर मैं वॉश कर रही हूँ तो मीन्स मैं मिट्टी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो पानी में घुल जाने वाली है वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल रही हूँ। पर कुछ तो भी मिट्टी तो बचेगी, सारी मिट्टी तो धुलेगी नहीं, कुछ मिट्टी बचेगी, दैट इज़ प्योर मिट्टी, प्योर क्ले, जिसको मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो वो जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं गीले स्टेट में है, वेट स्टेट में है, उसके साथ अगर सूखा क्रश ऐड हुआ तो वो एक स्लरी बन गया। स्लरी मीन्स करी, जानते हैं करी, सब्जी में खाते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्लरी। कीचड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, कीचड़ काइंड ऑफ फॉर्मेट में ये बन गया। स्टोरेज टैंक में दोनों को ऐड किया, दोनों ऐड होके आए और फिर एक स्लरी बन गई। स्लरी के बाद क्या होगा, मैं उन सबको एक करेक्टिंग बेसिन में ऐड करूंगी। करेक्टिंग बेसिन मीन्स जिस जगह पे आप क्या करोगे, चीज़ों को करेक्ट करोगे कि ये कम है तो उसमें ये ऐसा ऐड कर देते हैं, या फिर ये इम्प्योरिटी दिख रही है तो उसको निकाल के बाहर फेंको। चीज़ों को सही करने के लिए बेसिन। बेसिन मीन्स जहाँ पे हम वॉशिंग बेसिन जो हमारा रहता है, जहाँ पे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, वो बेसिन है आपका, ताकि क्या होता है जो आपका वेट वाला जो वेस्ट है वहाँ से निकल जाए। वैसे करेक्टिंग बेसिन में आपका क्या होगा, चीज़ों को आप करेक्ट करोगे, ऐड करोगे या इम्प्योरिटीज़ को हटाओगे, उस जो जगह को जहाँ पे स्लरी रखी हुई है उसको मैं बोलूँगी करेक्टिंग बेसिन, टाइप ऑफ बेसिन है वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, रोटेटरी नहीं, रोटरी किलन। किलन मीन्स मैं पहले ही बताई हूँ, बर्न ब्रिक के टाइम पे किलन मीन्स ओवन, बड़ा जिसको भट्टी बोलते हैं। अब रोटरी क्यों है, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। क्यों घूमेगा, सिंपल भट्टी में डाल देती हूँ, ये ऐसा करी बना के उसको घुमाने का क्या मतलब है। घुमाने का मतलब ये है, कभी भी कोई चीज़ आपकी रोटेट हो के पक रही है, दैट मीन्स वो चारों तरफ से इवनली हर पार्टिकल में उसका अच्छे से हीटिंग जा रहा है, वो चीज़ों को सुखा रही है अच्छे से। एक ही जगह पे रखोगे तो क्या होगा, ऊपर का लेयर पकेगा, साइड का लेयर पकेगा, अंदर का नहीं पकेगा, या पकेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। सीमेंट बना रहे हैं ना, सीमेंट का कलर यूनिफॉर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, घूम घूम के वो ओवन में पकेगा, दैट इज योर रोटरी किलन, ठीक है। घूम घूम के पक रहा है। अब घूम घूम के पकने के बाद फिर क्या करूंगी मैं, रुको, रोटरी किलन के बाद, रोटरी किलन में मैं यहाँ पे कोयले का थोड़ा सा डस्ट भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड करो या क्लिंकर में ऐड करो, कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो, पर आपको फाइनल प्रोडक्ट से पहले उसको ऐड करना पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा है कोल डस्ट को मैं रोटरी किलन में डाल दूँ, उससे क्या होगा, मेरा कोल भी हल्का सा गर्म होकर उसके साथ पक जाएगा, पक के सूख गया। अब सूखने के बाद मेरा क्लिंकर्स फॉर्म हो गए। क्लिंकर्स मीन्स लम्प्स या डल्ले बन जाते हैं, क्योंकि ये एक वेट प्रोसेस है। गीले चीज़ों को मैंने इसमें किलन में डाला, सूखने के बाद वो कहीं ना कहीं गुठलिया में कन्वर्ट हो गई, क्लिंकर्स में कन्वर्ट हो गए। अब वो गुठलिया कैसे कन्वर्ट हो गई, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर उसमें गया होगा, तो मॉइस्चर की वजह से उसमें लम्स आ गई है, गांठ पड़ जाती है। जब हम गरम आटा लेके आते हैं मील से, उसको ग्राइंड करके, तो ढाकती नहीं है मम्मी। क्यों नहीं ढाकती है, ताकि उसमें लम्स आ जाएंगे, मॉइस्चर की वजह से, गर्मी की वजह से। सेम चीज़ रोटरी, वहाँ पे गर्म था,
मॉइस्चर को उड़ाया, पर थोड़ा मॉइस्चर तो बचा होगा जिस वजह से क्लिंकर का फॉर्मेशन हो गया, डल्ले बन गए। अब हमको क्या करना है, उनको पीसना है। कहाँ पीसेंगे? ग्राइंडिंग मिल में पीसेंगे। पीस लिया क्लिंकर्स को। क्लिंकर्स को पीसने के बाद मैं क्या करूंगी, हाँ कूल करोगे ऑब्वियसली, उसके बाद क्या करोगे, वेट करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसके साथ एक और चीज है, ग्राइंडिंग मिल में जब डालोगे तो आपको जिप्सम डालना पड़ेगा 2 से 3%। यस, जिप्सम कब ऐड करोगे? जब आप ग्राइंडिंग मिल में डाल रहे हो या वेट कर रहे हो, किसी भी स्टेट में जब आपका वेट करोगे, वेट करने से पहले वाले स्टेट में आप जिप्सम ऐड करोगे। जिप्सम क्यों ऐड करेंगे? जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, 12th में पढ़े हो आप लोग? अब देखो, ग्राइंडिंग मिल पे जाने से पहले कोल्ड डस्ट डालने का ये क्या काम था? कोल्ड डस्ट डालने से आपको कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ उसमें ग्रे कलर मिलता है। तो वो किससे होता है? व्हाइट सीमेंट है नॉर्मली, जिसमें हल्का सा कोल्ड डस्ट ऐड करोगे तो वो ग्रे कलर में ऐड हो गया, बर्न होके। बट जिप्सम ऐड करने का कारण क्या है? अगर मैं सीमेंट में इस स्टेट में, आपका सीमेंट पूरा कंप्लीट है, जिप्सम नहीं भी ऐड करो तो भी चलेगा, पर जिप्सम क्यों ऐड करना है? अगर जिप्सम ऐड नहीं किया मैंने तो सीमेंट में जब भी पानी मिलाऊंगी ना, तो मिला के मैं वहां तक भी नहीं जा पाऊंगी, मेरा सीमेंट सेट हो जाएगा। सीमेंट का सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। अगर मैं सीमेंट में जिप्सम नहीं ऐड करूं तो मेरा सीमेंट पूरा रेडी है, पानी मिलाया और वो सेट हो गया तुरंत, थोड़ा भी टाइम नहीं देगा कि मैं उसको प्लेस कर सकूं, सेटिंग कर सकूं, कोई शेप में ला सकूं, तुरंत सेट हो जाएगा। जिस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करने में दिक्कत होगी, तो मैं जिप्सम को ऐड करूंगी। कितना परसेंट? 2 से 3%, 2 से 4, 2 से 3, इतना परसेंट। ठीक, खत्म। अब इसको मैं बॉक्स में भर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी राइटिंग उतनी बुरी भी नहीं है कि मैं नहीं कर सकती। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है पूरे फ्लो डायग्राम का। आप किसी भी बुक में देख लो, आपको यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर आपको यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, अब इनको क्या करोगे? बनाने के बाद आपने बॉक्स में फिलअप कर दिया। बॉक्स में फिलअप करने के बाद एग्जाम में क्या करोगे आप? एग्जाम में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। अगर वेट प्रोसेस आता है तो बस लिखना यही है कि आपने इसको ऐड करना है, इसको क्रश करना है, वॉश करना है, इसमें डालना है, ये बनेगा, ऐसे ऐसे होगा, ये होगा। प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो इंग्लिश में, बड़ी बात नहीं है। सेम चीज़, सिर्फ फ्लो डायग्राम को याद रखना ड्राई प्रोसेस में भी। मैं नोट्स में भी आपको सिर्फ फ्लो डायग्राम दी हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दी हूँ, क्योंकि सबका लाइन, सबका लैंग्वेज अलग है। ये समझ गए हो तो वो भी समझ जाओगे। इस प्रोसेस में कोई दिक्कत है? बस ध्यान ये रखना है कि किस चीज़ को ऐड कर रहे हो। ये टर्म कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल ध्यान रखना है। ऐड कर रहे हो, टैंक में डाल रहे हो, पानी है तो स्लरी बनेगा, स्लरी है तो फिर करेक्टिव बेसिन में जाएगा, इम्प्योरिटीज हटाओगे, हटाने के बाद उसको जलाओगे, जलाने के बाद वो डल्ले बनेंगे, उसको आप ग्राइंड करोगे और नाप तोल के बेच दोगे। ठीक, सेम आपका ड्राई प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस में क्या है देखो, आप ऐसे एग्जाम में देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे, ये फ्लो चार्ट देख के तो हम पागल ही हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्लो चार्ट पूरा सेम है, और सेम आपका जो ये फ्लो चार्ट है ना, ये केमिस्ट्री में भी आएगा। केमिस्ट्री, ये जो मैंने पढ़ाया सीमेंट मेकिंग प्रोसेस, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में भी है। सीमेंट का हाइड्रेटिंग एक्शन जो मैं पढ़ाऊंगी वो भी केमिस्ट्री में है, तो मैम वापस से आपको रिपीट कराएंगी। ठीक है, जब मैम पढ़ाएंगी तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। That is clay. अब इसमें देखो आप लोगों का दो चीज सेम यूज हुआ है। रॉ मटेरियल हमारा सेम होगा, जो हमारा कच्चा माल है, दैट मीन्स रॉ मटेरियल सेम है दोनों, इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है। इसमें मैं क्ले को वॉश नहीं कर रही हूँ, इसमें मैंने इसको क्रश कर दिया। ठीक, क्रश करने के बाद स्टोरेज टैंक में डाला। फिर क्या करूंगी?
बेसिन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, स्लरी है ही नहीं। मिक्सिंग इन प्रपोर्शन, ठीक। और फिर रोटेटरी नहीं, रोटरी किलन। रोटरी किलन के बाद आपका सेम प्रोसेस ऐड होगा। क्लिंकर ग्राइंडिंग मिल में जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, वेट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम इस चीज में भी क्या करोगे आप लोग, रोटरी किलन में जा रहा है तो वहां पे कोल डस्ट ऐड कर दो। ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना है ना, कोल डस्ट को आपको लिखना है। और जैसे ही ग्राइंडिंग मिल पे गया तो जिप्सम ऐड कर दो, जो कि आपका 2 से 3% है। डिफरेंस क्या है, बस उसको आप क्रश करोगे, क्रश करने के बाद टैंक में डालोगे। टैंक में डालने के बाद आपको हर चीज को प्रपोर्शन में ऐड करना है। जैसे आप लोग उसमें किए थे, करेक्टिंग बेसिन में करेक्ट किए थे, इम्प्योरिटीज को हटा दिए थे, बाकी चीजों को ऐड किए थे, उसमें भी आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। पर लिखना कैसे है, उसको मिक्स कर रहे हैं हम प्रपोर्शंस में। करेक्टिंग बेसिन नहीं लिख सकते क्योंकि वो गीला नहीं है, वेट प्रोसेस नहीं है। वेट होता तो मैं बेसिन डाल सकती थी, वेट नहीं है तो मैं क्या करूंगी, उसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद जब प्रपोर्शन में हमने ऐड कर दिया, क्या क्या कमी था वो ऐड कर दिया, उसके बाद वापस से सेम प्रोसेस ऐड हो जाएगा आपका। रोटरी किलन से क्लिंकर, क्लिंकर से ग्राइंडिंग मिल, ग्राइंडिंग से वेइंग, वेइंग से डिस्ट्रीब्यूशन। और वहां पे कोल डस्ट और जिप्सम तो कॉमन है, इनको भी बॉक्स में फिलअप कर दो, डब्बों में डाल दो। क्रशिंग मैंने इसलिए लिखा है, क्ले हो सकता है बहुत बड़ा मटेरियल हो कोई भी क्ले का, तो कैसे धोगे उसको, धोने के लिए थोड़ा सा क्रश करना पड़ेगा ना हल्का सा, तो उसको तब क्रश करके फिर धोगे। या फिर नहीं लिखना है तो क्रशिंग मत लिखो, वॉशिंग लिखो, ठीक है। नोट्स पे मैंने सिर्फ वॉशिंग लिखाया है, अभी मैंने क्रशिंग और वॉशिंग लिखा दिया। मतलब जब जब जो मैं पढ़ाती हूँ अकॉर्डिंग टू चीज़ों को जैसे समझ में आता है वैसे पढ़ाती हूँ, पर चीज़ें क्या है, सेम है, आपको समझ के चीज़ों को करना है। मैंने लिखा है क्ले को डायरेक्ट वॉशिंग, गलत नहीं है, आप डायरेक्ट वॉशिंग ही लिखो। पर अगर कोई क्ले बहुत बड़ा मटेरियल हुआ तो कैसे करोगे, तोड़ के ना वॉश करोगे, इसलिए मैंने यहाँ क्रशिंग लिख दिया, ठीक है। एक दो चीज़ ऊपर नीचे अगर कुछ भी होती है तो दिमाग लगा लेना है कि भाई ये चीज़ ऐसे भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। जितने मुंह उतने जुबान उतनी बातें, और सारी वैरायटी अलग, बात सब सभी सेम करोगे पर वैरायटी अलग है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। किसी को दोनों प्रोसेस में डाउट है, एकदम इजी है दोनों प्रोसेस। सीमेंट कैसे बनता है आ गया समझ में, बना लोगे सीमेंट। रॉ मटेरियल्स रहेगा तो हम लोग बना के ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक। सीमेंट कैसे बनता है पता चल गया, सीमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये पता चल गया। अब क्या बचा है, सीमेंट के कौन कौन से हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो सीमेंट में पाए जाते हैं। दूसरा, सीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम था ब्रिक में, वो थोड़ा सा बोरिंग है, केमिस्ट्री है तो मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ आज, ठीक। उसके बाद आपका क्या बचता है, सीमेंट का जब पानी ऐड होता है तो उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, केमिस्ट्री है वो भी पूरा, वो उतना बस बचा हुआ है, बाकी आपका सीमेंट खत्म है, ठीक है। अच्छा हाँ, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट भी तो बचा हुआ है, सीमेंट को टेस्ट कैसे करते हैं वो भी बचा है। 2 क्लास लगेगा, 1 क्लास में नहीं हो पाएगा। हाँ, 1 क्लास में नहीं हो पाएगा, 1 क्लास में बहुत फास्ट हो जाएगा। 2 क्लास में अपन मंडे तक खत्म करते हैं, ठीक है। सीमेंट को मंडे को खत्म करूंगी, पर मैं नोट्स जो है वो सैटरडे को ही दे दूंगी, ठीक है। एक दिन आप लोग जी लो जिंदगी अच्छे से।